पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति देने के लिए रजत बोस, संदीप जैन और सिद्धार्थ भामरे। शुरुआत होने वाली है प्री ओपनिंग सेशन की। बता दूं संकेत कैसे हैं आपके लिए। 33 पॉइंट्स की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी बता रहे हैं मजबूत शुरुआत करेंगे हम 8,147 पर और 5 पॉइंट के आसपास का डिस्काउंट अगर आप गिने तो 8,150 152 के आसपास शुरुआत होने के संकेत। और ये वो लेवल है जो कल के हाई पॉइंट पर है। हांगकांग के बाजारों को देखिए 1% की मजबूती, निक्के के बाजारों को देखिए 1.5% की तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। तो एशियाई बाजारों में काफी अच्छी मजबूती का रुझान दिख रहा है। शंघाई के बाजारों पर भी नजर डालेंगे जहां पर काफी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिख रहा है, लेकिन अब यहां पर 1/4% के आसपास का नुकसान आपको नजर आएगा। अमेरिकी बाजारों में कल शानदार तेजी दिखी 230 अंकों की डाउ में, और रुपए की चाल पर भी डालेंगे नजर जहां पर कल हमने उतार चढ़ाव के बीच 63.83 इस लेवल पर जाकर क्लोजिंग होते हुए दिखी। तो कहीं कहीं एक संकेत अच्छा मिल रहा है, 64 के लेवल के नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं होता दिख रहा है रुपया, और वहां से एक रिकवरी जरूर आती दिख रही है। ये संकेत साफ है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त, और शुरुआत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। 28 अंक ऊपर सेंसेक्स, 220 अंक ऊपर निफ्टी है। वाह क्या बात है। 8,500 आज ही होने की तैयारी है। 8 है। अब 180 अंकों की तेजी निफ्टी में नजर आएगी आपको। आईसीआईसीआई बैंक 5% ऊपर है, 10% ऊपर टाटा मोटर्स है, अंबुजा सीमेंट 10% ऊपर है। तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 10% ऊपर खुलने की तैयारी दिखा रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में कम से कम। ये संकेत है। रुपए पर नजर डालें जहां पर रियलिस्टिक टिक्स आ रही हैं और 2 पैसे की मजबूती 63.81 का लेवल इस वक्त यहां पर आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे वहां पर फोकस करते हुए आईटी शेयरों पर राय लेना चाहता हूं सिद्धार्थ आपसे। इन्फोसिस जहां पर सीएलएसई की तरफ से खरीदारी की राय भी आती हुई दिख रही है, मैनेजमेंट से मिलने के बाद वो पॉजिटिव होते दिख रहे हैं। क्या लगता है आपको इन्फोसिस या कोई और आईटी स्टॉक, क्योंकि कल निफ्टी के 4-5 आईटी स्टॉक्स मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे, कहां ट्रेड लेंगे आप और किस तरफ? पर्सनली मुझे इन्फोसिस और हालांकि मेरी टेक्निकल टीम को विप्रो इतना पसंद नहीं आ रहा है, बट विप्रो में भी मुझे काफी अच्छा अपसाइड लग रहा है करंट लेवल से। तो इन्फोसिस और विप्रो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस भी बनते हुए देखी है। तो मैं इन काउंटर्स में पॉजिटिव बाय से ट्रेड करूंगा। टीसीएस मुझे नहीं लगता कि 2600-2650 का जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो तोड़ के ज्यादा ऊपर जाएगा। तो आई बी सिलेक्टिव, सब आईटी काउंटर्स नहीं बाय करेंगे। इन्फोसिस और विप्रो में मैं पॉजिटिव बायस रखूंगा। ओके, वैसे आईटी में कल अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा में, लेकिन स्पेसिफिकली सिद्धार्थ मानते हैं कि इन्फोसिस और विप्रो में ही आप इस समय खरीदारी करें, उसमें पॉजिटिव साइड की बायसनेस रखें। रजत, टाटा स्टील अब तो यूनियन से नोटिफाई भी कर दिया है कि वो स्ट्राइक पे जाते हुए नजर आएंगे, तो एक दिक्कत तो है फंडामेंटली, लेकिन चार्ट्स पे क्या लग रहा है? कुछ ऑफलेट प्रेशर देखा था हमने कि यहां से और सिग्निफिकेंट डाउनसाइड के लिए ब्रेसअप करना चाहिए। देखिए सिग्निफिकेंट डाउनसाइड हो सकता है, बट उसके लिए पहले जो परसों का जो लो था 293 का, उसको तोड़ने के बाद में फिर उम्मीद कीजिए कि ये और नीचे चले, और नीचे अगर चलना चालू करे तो इसका खास सपोर्ट अभी मुझको 275 से 270 के बीच में दिखता है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि अगर इसमें डाउनसाइड चालू होता है और 293 टूट जाता है तो हो सकता है टाटा स्टील इज हेडेड फॉर 270 काइंड ऑफ लेवल। सो अभी जब तक कोई भी हालत में ये 300 पहले 307 और उसके बाद में 319 ये दोनों लेवल पार नहीं करता है, तब तक कोई खास बॉटम फिशिंग भी इसमें करना नहीं चाहिए। एट हायर लेवल्स आई कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट सेलिंग टू हैपन। और एचयूएल और नेस्ले इन स्टॉक्स पर राय लेना चाहता हूं संदीप आपसे। ये सारे विवाद चल रहे हैं और खबरें ये भी आ रही है कि लीवर अब अपने नॉर जो नूडल्स हैं उन्हें हटा रहा है जब तक कि परमिशन न मिल जाए उन्हें फसाई से। नेस्ले के लिए खबर ये भी आई कि हरियाणा गवर्नमेंट को कहीं कोई खामी नहीं दिखी है। दोनों ही तरफ की खबरें आ रही है। फिर नेस्ले कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हटा भी रहा है क्योंकि प्रोडक्शन अब बंद है। ये बताएं क्या ये सारी खराब खबरें इन प्राइसेस में डिस्काउंट है, और उस लिहाज से क्या नेस्ले और लीवर जैसे स्टॉक्स में आप अभी खरीदारी करेंगे? क्या रणनीति होगी? देखिए मैं नेस्ले को तो एक बार नहीं हाथ लगाऊंगा। कल हालांकि अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है और इनफैक्ट 56-5700 से डेफिनेटली बाउंस बैक दिया है, बट स्टिल आई वुड एडवाइज कि एक बार दूर रहें इस स्टॉक से, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब ये विवाद चलने वाला है और इतना जल्दी हो नहीं रहा है कि ये लग नहीं रहा है कि ये सॉल्व होगा। और जिस तरीके से सारे एमएनसीज के ऊपर एक तरीके से अटैक आ रहा है, तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई एक अलग तरीके की चीज नहीं सामने आ रही हो।
और सारे ही प्रोडक्ट्स में भले ही वो अब कहीं ना कहीं अब सुनने को आ रहा है कि कॉफी में भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर ये आपके HUL के नॉर है या फिर ITC के भी प्रॉब्लम है, तो सारों में प्रॉब्लम जब आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार थोड़ा दूर रहना चाहिए, और नेस्ले से पर्टिकुलरली मैं दूर रहने को कहूंगा, बट स्टिल ITC एंड HUL मुझे ये दोनों स्टॉक फिर भी अच्छे लगते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ITC काफी प्रॉमिसिंग लगता है, यहां से डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगती नहीं है, और जिस तरीके से कंपनी ने सिगरेट के बजाय, सिगरेट तो है ही है डेफिनेटली कोर बिजनेस है उनका, बट दूसरे बिजनेसेस पे भी जो फोकस अब स्टार्ट किया और जो नए इन्वेस्टमेंट्स आने वाले सालों में 10 सालों में जो 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट दूसरे सेगमेंट्स में करेगी, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट आने वाले सालों में, क्योंकि ये स्टॉक्स वैसे भी जो लेंगे तो 3 से 5 साल का नजरिया देखते हुए ही लेना पड़ेगा, एंड आई फील कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ITC में बेहतर होगा, सो ITC के साथ बिल्कुल जाएं, HUL को भी एक बार अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, आज ध्यान रखें टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम कमीशन जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग की पॉलिसी है उसे फॉर्मलाइज कर सकता है, उसे फाइनलाइज कर सकता है। इंटरेस्टिंगली कल हमने देखा था दिग्गज टेलीकॉम स्टॉक्स में बड़ा वेरिड मूव था। आइडिया सेल्यूलर मेरे ख्याल से निफ्टी का टॉप लूजर था, भारतीय में हम हरीश निशांत के साथ कामकाज होता हुआ देख रहे थे। सिद्धार्थ, टेलीकॉम स्टॉक्स में किस तरह का बिल्डअप देखने को मिल रहा है, क्या रणनीति बनाऊं यहां पे? इंटरेस्टिंगली स्ट्रेंथ दिख रही है टेलीकॉम स्टॉक्स में। ये अगर पूरा फॉल भी अगर ले निफ्टी में जो हो रहा है करेक्शन, उसके बीच में आइडिया कंसोलिडेट हुआ है, और मेरे ख्याल से 170 175 का एक अच्छा सपोर्ट है इसे, और इसके नीचे शायद ये स्टॉक जा नहीं पाए। भारतीय में भी हम देख रहे हैं कि 395 से 400 के आसपास का सपोर्ट है, तो ये स्टॉक सपोर्ट के पास है। एक फॉलिंग मार्केट में ये स्टॉक स्टेबल रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन नेम्स को आप डिफेंसिव के बतौर यूज कर सकते हो इस फॉल में। तो मैं आइडिया या भारतीय में शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कल इसमें अगर थोड़ा बहुत वीकनेस था तो। लेकिन क्या आप टाटा मोटर्स को शॉर्ट करेंगे सिद्धार्थ? क्योंकि यहाँ पर CLSA की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने टारगेट घटाया है 650 से घटाकर 600 के, और उनका ये मानना है कि चाइना में जो डिमांड में कमजोरी आती दिख रही है JLR को लेकर, वो चिंता की बात है, और फाइनली इसका असर प्राइसिंग पावर पर भी पड़ता हुआ दिखेगा आगे चल के। क्या लग रहा है, टाटा मोटर्स का स्टॉक शॉर्ट करने लायक है? टाटा मोटर्स 500-510 के आसपास से शॉर्ट रिकमेंड कर रहे हैं, और इसमें नेगेटिव ही रह गया। हालांकि लास्ट 2 दिन का अगर आप मूवमेंट देखो तो इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स में नीचे से बाइंग आई है, तो क्या ये ट्रेंड चेंज करेगा? मुझे नहीं लगता, लेकिन ये नेक्स्ट सपोर्ट जो है उसका वहां तक शायद बाउंस है, और उसका नेक्स्ट सपोर्ट 460 के आसपास है, तो हो सकता है कि यहाँ से 2-3% का अपसाइड मूव आए। लेकिन क्या एक पोजिशनल ट्रेडर को इस पर बाय करना चाहिए? नहीं, इट्स स्टिल अ सेल ऑन राइज स्टॉक फॉर अस। चलिए, सेल ऑन राइज की रणनीति लेके चलें, लेकिन CLSA की रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करिए, ध्यान रखें कि जो चाइना का सिनेरियो है उसमें शायद ओवर पेसिमिज्म इस टाइम पे स्टॉक बिल्ट इन कर रहा है। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, 1 से 2 साल का एटलीस्ट टाइम होराइजन है, तो इस करंट वीकनेस में, करंट कमजोरी में शायद खरीदारी करने के लंबी अवधि के नजरिए से मौके भी ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन अब फोकस करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में कौन से वो स्टॉक्स होंगे जिनमें आज इंटरडे के लिए आज से हम कॉल ले सकते हैं, या फिर छोटी अवधि के लिए आज से कॉल ले सकते हैं। तमाम ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हाजिर हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताएं। जी, आज ज्यादातर कॉल्स में तेजी की राय निकल कर आ रही है। पहले कॉल से शुरुआत करते हैं। मंगल केशव सिक्योरिटी के राजेश सतपुते हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 126 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और 5% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय। अगला कॉल भी खरीदारी का ही निकल कर आ रहा है। BMA वेल्थ क्रिएटर्स के इंद्रनारायण बिस्वास वोल्टास में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स इनका मानना है कि पॉजिटिव मूड में है, और 1 से 2 दिन में 355 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं रजत बोस। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे आज? देखिए, हम आज के लिए जो कॉल दे रहे हैं वो सिर्फ आज या मैक्सिमम कल तक के लिए है। इसमें मैंने देखा है कि ज्योति लैबोरेटरीज कल अच्छा मूवमेंट दिया है। ज्योति लैबोरेटरीज में 294 तक एक मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। 294, 295 इस रेंज तक जा सकता है। उसके पहले 291 फर्स्ट टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 280 रहेगा। और दूसरी कॉल जो मैं देना चाह रहा हूं वो भी आज के लिए, ज्यादातर कल तक रखिए। मदरसन सुमी put a stop below 480 and targets are 495 and 499, and these are only pullback rally calls and not to be taken as a positional buy call. कोई कारण से स्टॉप लॉस हिट हो, चाहे कल तक ये टारगेट ना मीट हो, तो पोजीशन लिक्विडेट कर देना चाहिए।
थैंक यू रजत। आखिरी कॉल बिकवाली की निकल कर आ रही है। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल बैंकिंग काउंटर बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि चार्ट्स पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि एक बेरिश इंडिकेटर है और 1 से 2 दिनों में 144 तक के लेवल्स तक की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 5 में से 4 कॉल्स में जानकार खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। ओके, तो खरीदारी के मौके ज्यादा दिख रहे हैं कल की तेज उछाल के बाद। शुक्रिया पूजा ये सारे ट्रेडिंग कॉल्स हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कुछ जगह और मौके बन सकते हैं ट्रेडिंग के, उनमें से एक है अदानी पोर्ट, जहां पर 7,500 करोड़ का एक एयरपोर्ट बनाने के लिए केरल गवर्नमेंट से इन्हें ऑर्डर मिल सकता है, ऐसी खबरें आती हुई दिख रही है। अदानी ग्रुप के शेयरों में या फिर अदानी पोर्ट पर क्या राय रखते हैं सिद्धार्थ, आप क्या ट्रेड लेंगे? अदानी पोर्ट्स में हमने देखा था कि अच्छा करेक्शन आया था, इसको स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जी 348 350 के आसपास, और उसके बाद ये 300 के आसपास तक करेक्शन आया। बीच में ये जो शेयर्स मिलने थे अडानी एंटरप्राइजेस के वो भी न्यूज चली। इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे 330 के आसपास दिख रहा है, तो एक 2-3% का अपसाइड मूव है। मैं इसको शॉर्ट भी नहीं करूंगा, मैं सेल ऑन राइज काउंटर नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं लगता कि ये काउंटर में 300 से नीचे बहुत ज्यादा डाउन साइड है, तो ये काउंटर रहेगा जो अगर थोड़ा बहुत अगर मार्केट करेक्ट होता है और अगर नीचे में करेक्शन, ये स्टॉक अगर 310 312 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं इसमें पॉजिटिव बाय से ट्रेड करूंगा। ओके, अच्छा, इंटरेस्टिंग है आज की ट्रेडिंग सेशन में 3 सरकारी मिड कैप कंपनीज कहना चाहिए वो फोकस में रहेंगी और तीनों खबरों की वजह से फोकस में आएंगी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखें, अबू धाबी ऑफिस को 150 करोड़ का ऑर्डर मिला। बीएमएल को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में ख्याल से 650 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और एनबीसीसी ने करार किया है दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास के एरियाज को रीडेवलप करने के लिए एक्सप्लोर करती हुई नजर आएगी। तो तीनों सरकारी कंपनी शायद ट्रेड में हरकत में रहे। संदीप, इन तीनों सरकारी कंपनीज में क्विकली बता सकें क्या कॉल है और आपका पेकिंग ऑर्डर क्या होगा अगर पॉजिटिव बायसनेस के साथ आपका रुझान है तो? मेरे हिसाब से एनबीसीसी लेना चाहिए। बिल्कुल, मुझे याद है 140 पे साल भर पहले ही अनिल जी के साथ ही रेकमेंड किया हुआ है जैकपॉट में, और ये जिस तरीके से चल रहा है और जो इनफैक्ट पोटेंशियल है इस कंपनी में अभी भी टैप्ड नहीं है। एक तरीके से ये पीएचईडी है एक तरीके से, और मेरे हिसाब से पीएचईडी डिपार्टमेंट जैसे है वैसे ये कंपनी है, और मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर कंपनी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। इन लेवल्स पे अच्छा खासा करेक्ट कर भी चुका, और इंजीनियर्स इंडिया की अगर बात करें तो ये भी बहुत अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है। डाउनसाइड रिस्क का बहुत ज्यादा लगती नहीं है, और जो पोटेंशियल है पीएसयूज में ओवरऑल अभी टैप करेगी सरकार। और मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया जिस तरीके से कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग सेगमेंट में अब चाल आई है, तो मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड बाय। ओके, ये एक स्टॉक हो सकता है जहां पर एक्शन। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में सिद्धार्थ आपको कहीं मौका दिखता है? क्योंकि जेपी मॉर्गन की तरफ से आज एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने एचपीसीएल के लिए 870 का लक्ष्य दिया है, बीपीसीएल 1085 का लक्ष्य और आईओसी 455 रुपए के लक्ष्य के साथ वो अपना कवरेज शुरू कर रहे हैं। क्या लगता है इस हालात में जब क्रूड और रुपए दोनों ही 64-65 के आसपास है, क्या करना चाहिए इन शेयरों में? जी, हमारा मानना है कि क्रूड शायद 70-72 तक जा सकता है। ब्रेंट क्रूड की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं कैरिड अवे नहीं होगा ये रिपोर्ट्स के बलबूते पे कि बाय करना चाहिए। हालांकि फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो टारगेट हो सकते हैं, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मैं इन काउंटर्स को शॉर्ट करना चाहूंगा। हो सकता है कि शायद आज रब ऑफ ये रिपोर्ट की वजह से 1-2% का उछाल दिखे, बट ये उछाल में शॉर्ट करे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। ओएनजीसी अराउंड 295-300 इज अ गुड बाय। तो अगर कुछ बाइंग करके चलना है इस सेक्टर में तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जगह मैं ओएनजीसी 300 के आसपास खरीदना चाहूंगा। ओके, रजत, कल हमने देखा था कैपिटल गुड्स स्पेस की जो दिग्गज कंपनी वो एक्टिव थी। मेरे ख्याल से बीएचईएल में 4% के आसपास, लार्सन & टूब्रो 2.5% के आसपास का पॉजिटिव मूव था। चार्ट्स पे क्या नजर आ रहा है, क्या रणनीति बनाया जाए सर? देखिए, आज के दिन कोई भी चार्ट देखेंगे ज्यादातर उसमें बाइंग सिग्नल ही आएगा, बट हम सिद्धार्थ से पूरी तरह सहमत है। मे बी अनिल जी विल फाइंड अस द स्केप्टिक्स, evergreen skeptics perhaps, but the problem is that we cannot join the ranks of Parma bulls. Anyway, for the day 251 वेल एक बार पार करे तो और मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है। कल जो मूवमेंट दिखाया ये काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ भी हुआ है। 251 पार करके सस्टेन करने से 256, 257 तक जाएगा वेल, और लार्सन इन दिनों में काफी अच्छी प्रदर्शन ऑलरेडी दे रहा था।
अभी ये दिखना चाहिए कि ये 1710 के ऊपर में अगर सस्टेन कर जाए तो ऊपर में 1725 से लेके 1740 तक एक बार उम्मीद करना चाहिए। बट अगेन आई वुड से दैट दिस इज ओनली अ शॉर्ट टर्म। बिल्कुल, लेकिन रजत पूरी कोशिश करेंगे कि 8,210, 8,250 के पार निफ्टी को ले जाने की, जिससे कि आपका मूड भी बदल सके, आप भी हमारे कैंप में आ सके, उसकी कोशिश पूरी होगी। लेकिन उससे पहले एक स्टॉक जो आपको पसंद आ सकता है, इंडसइंड बैंक, उस पर राय दीजिए। शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 4,800 करोड़ 5,000 करोड़ के आसपास का इक्विटी ऑफरिंग आ सकता है, फंड रेजिंग प्लान्स हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं चार्ट्स? देखिए अनिल जी, इसमें आज के दिन थोड़ी सी बाउंस पहले मिल सकता है। वो बाउंस के चलते अगर फिर से एक बार ये 830 जो कल हाई दिखाया था उसी के आसपास जाए तो शॉर्ट करने में मजा आएगा। बट वो नहीं हो के अगर कल का लो जो है 811 तोड़ने से फिर परसों जो लो बनाया था 790 उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज है, और उसके नीचे जाए तो 777 में जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी टेस्ट हो सकता है। ओके, तो ये राय आती है इस बीच। और यहाँ पर तैयारी है भारतीय बाजारों में शुरुआत होने की, और प्री ओपनिंग सेशन काफी मजबूती के साथ शुरुआत होने के संकेत दे रहा है। 120 अंकों पर सेंसेक्स है, निफ्टी 30 अंकों पर खुल सकता है। कल के हाई पॉइंट के आसपास खुलने की तैयारी 8,150 के साथ ये संकेत आते हुए। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही है। 135 अंकों पर है सेंसेक्स और 35 अंकों की मजबूती दिखेगी निफ्टी पर। तो कल के हाईस के पार हम शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह है बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक से ही सहारा आता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर के तौर पर, उसके ठीक पीछे है बैंक ऑफ बड़ौदा। 1.25% की मजबूती दिखेगी आपको वेदांता में भी, यहाँ पर खरीदारी होती दिख रही है। एक्सिस बैंक, पीएनबी, एसबीआई, सारे बैंकिंग शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन फार्मा शेयरों में अब सन फार्मा अच्छी मजबूती दिखाता हुआ 1.5% के गेंस वहां पर है। सीमेंट शेयरों में थोड़ी खरीदारी होती दिख रही है। अंबुजा सीमेंट 1% ऊपर, एलएनटी में 1% का इजाफा। तो ये शेयर है जो पॉजिटिव साइड पर। नेगेटिव क्या है? केन इंडिया पर 1.5% का नुकसान यहाँ पर, ये टॉप लूजर के तौर पर। एचसीएल टेक यहाँ पर 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स में लगभग 1% का नुकसान है। बाजार 8,150 पर इस वक्त निफ्टी पर, सेंसेक्स 115 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। आइए वायदा कारोबार की तरफ यहाँ पर देखते हैं किस तरह का रुझान इस वक्त यहाँ इन शेयरों में देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि एक अच्छी दमदार गैप से शुरुआत की और कल के हाई पॉइंट के आसपास बाजार ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% से ज्यादा का इजाफा है। बैंक निफ्टी भी मजबूत ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप शेयरों पर भी नजर डाल लीजिए, यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये शेयर है पूरी तरह से एक्शन में। और आशीष, कहाँ नजर है आपकी? बिल्कुल, और ज्यादातर सेक्टरल पॉकेट्स जो है इस समय हरे निशान के साथ ही कामकाज करती हुई नजर आएंगी। कल की तरह हमने देखा है रियल्टी, फार्मास्यूटिकल, कैपिटल गुड्स, बैंक्स और खासतौर पर पीएसयू बैंक्स, इनमें हम देखा है अच्छी खरीदारी। तो रियल्टी में अच्छा खासा बाउंस बैक, इनफैक्ट 1.25% के आसपास के गेन्स हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो कई सारे स्टॉक्स खबरों में है। नेस्ले इंडिया 3.5% का उछाल अब यहां पे देखने को मिल रहा है। तो अपने 5,600 के लोज से अभी 6,300 पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। फ्यूचर रिटेल पे नजर रखिए, 3.5% का मूव है। फंड रेज करने के लिए शेयर होल्डर्स से मंजूरी भी मांगनी है इस कंपनी को। डीएमएल, जहां पे हमने बताया था डीएमआरसी से ऑर्डर मिला है, यहां पे 3% का पॉजिटिव मूव है। ईआईएल की हमने बात करी थी, 2.5% का पॉजिटिव मूव है। इसकी अबुधाबी सब्सिडरी को 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं। एमसीएक्स, जहां पे खबरें हैं कि जो अपनी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें स्टेक बेचने के लिए इसने बिड्स इनवाइट करी है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के लिए। 15% के आसपास का स्टेक, उस स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 2% का पॉजिटिव मूव आता हुआ। अदानी पोर्ट एंड एसईसी, अनिल जी बता रहे थे केरला में शायद ये कंपनी एक्सपोजर बढ़ाती हुई नजर आए, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जीत सकती है। 2% का पॉजिटिव मूव है। वोल्टास कल 4-4.5% की मजबूती थी, आज 1% के आसपास का और बढ़त है। आईसीआईसीआई बैंक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इंप्रूवमेंट मोमेंटम पॉजिटिव साइड में दिखा रहा है। आज जो सस्टेन होता हुआ एक हेवी वेट है। एसीसी, मेरे ख्याल से सीमेंट कंपनीज कल आपको याद होगा अच्छे बाजार में कमजोरी के साथ कामकाज कर रही थी। 1% के आसपास यहां पे मजबूती है। एनएमडीसी लगातार कमजोर था, संदीप ने हाईलाइट भी करा था, 0.5% के आसपास का पॉजिटिव मूव है। इनफैक्ट एचयूएल में हम देख रहे हैं 1% के आसपास का पॉजिटिव मूव आता हुआ। विप्रो में कल की अच्छी मोमेंटम 3-3.5% की तेजी थी, 1.4% के आसपास की बढ़त के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। केन इंडिया, अनिल जी ने हाईलाइट भी करा था, कल के स्मार्ट मूव्स के बाद करेक्शन, 1.25% की कमजोरी है। वैस्कॉन इंजीनियर्स एक छोटी कंपनी, राइट इशू पर मेरे ख्याल से 13 जून को बोर्ड की बैठक है, प्रेशर में ये स्टॉक नजर आएगा। जेएसपीएल के लिए इंपॉर्टेंट दिन है आज आरपीडीएसी यानी कि रिहेबिलिटेशन एंड पेरिफेरी डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी एक है जो इसका जो लैंड इश्यू था उस पर फैसला सुना सकती है। जेएसपीएल का स्टॉक प्रेशर में आपको नजर आएगा। टाटा मोटर्स की बातचीत हो रही है, सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई। टाटा मोटर्स 0.5%, 2.3% की दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। कल के मोमेंटम के बाद आईटी लूज आउट
आउट करता हुआ है। तो विप्रो की हमने बात करी थी हल्की मजबूती, HCL टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स अब आधे से 2-3% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो काफी एक्शन है स्टॉक स्पेसिफिक आज के बाजार में, इसमें कोई डाउट नहीं। और साफ तौर पर इस लिहाज से आप देख सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में बढ़ता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। हीरो मोटोकॉर्प है, ये एक और स्टॉक है। बजाज ऑटो, टू व्हीलर स्टॉक्स में थोड़ी बहुत सेलेक्टिवली खरीदारी अब लौटती हुई दिख रही है, ये संकेत आप कम से कम ले सकते हैं इस वक्त। और अंबुजा सीमेंट, जैसा सीमेंट शेयर की आप बात करते हैं, अब टॉप गेनर के तौर पर आता हुआ दिखा है साफ तौर पर मार्केट में। यहाँ पर ये स्टॉक्स भी काफी हाई बीटा हो चुके हैं। और सिद्धार्थ, उस लिहाज से आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या कोई सीमेंट स्टॉक है आपके रडार पर जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका देखेंगे आप? नहीं, मुझे बहुत बड़े मूव्स नहीं दिख रहे अनिल जी। अंबुजा सीमेंट में नीचे से हमने देखा कि एक अच्छा मूव आया है, लेकिन वॉल्यूम्स इतने एनकरेजिंग नहीं है। और अगेन 238 240 के आसपास इसमें रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर आप मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक देखो तो इसमें भी निफ्टी जैसा ही मूव है कि नीचे से बाउंस आता है, न्यू हाइज नहीं बन रहा है, लेकिन अगेन इट इज गोइंग टुवर्ड्स न्यू लोज। तो इन सब स्टॉक में ये 2-3 दिन का अगर कुछ उछाल रहेगा तो इसमें जो लॉन्ग पोजीशंस में अटके हुए ऊपर के सर पे वो हल्के हुए, और हायर स्टेज पे जैसे आई वुड प्रॉब्ली गो शॉर्ट अराउंड 240 और लेवल्स इन अंबुजा। ओके, रजत, आपने शुरुआत में कहा था कि 81-41 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप शायद यहां से एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा सा और पॉजिटिव साइड में मोमेंटम देखने को मिले 8200 8250 के जोन्स तक। उन लेवल्स के कन्विंसिंगली ऊपर तो नहीं, उन्हीं लेवल्स के आसपास होवर अराउंड कर रहा है। क्या एड ऑन करेंगे, क्या पॉजिटिव साइड में ट्रेड करना चाहेंगे इस समय, अभी भी और कन्विक्शन के सिग्नल्स का वेट करेंगे? नहीं, देखिए, हमको आसिफ जी एक चीज लगता है कि 9-20 हुआ है, 5 मिनट ट्रेडिंग में ये जो सस्टेन कर रहा है, अभी ये सस्टेन करेगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। बट एक चीज मैं जरूर मानूंगा कि अभी अगर 8163 जो आज के दिन का अभी तक हाई है वो हाई पार करके अगर चलने लगे तो शायद ऊपर की तरफ मूवमेंट एक होगा, और उसके लिए हम 8141 का स्टॉप लॉस मान के एक छोटा सा निफ्टी लॉन्ग ट्रेड इंटरडे के लिए कर भी सकता है। बट इसी वक्त कोई लॉन्ग ट्रेड हम लेना नहीं चाह रहे, शॉर्ट तो इसमें अभी करना नहीं है, क्योंकि वीकनेस देखे बगैर शॉर्ट किया करना इस मार्केट में आज के दिन ठीक नहीं है। ओके, और इस बीच सुराना सोलर, ये एक और स्टॉक है जो आज फिर से लोअर सर्किट की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल आपने देखा किस तरह से 20% ऊपर ये स्टॉक खुला, 20% के लोअर सर्किट पर गया, क्योंकि खबरें ये आई थी कि राकेश झुंझुनवाला ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी। बाद में ये समझ में आया कि ये कोई दूसरे राकेश झुंझुनवाला थे, वो नहीं जो जिन्हें आप बिग बुल के नाम से जानते हो। उसके बाद स्टॉक में कल के सेशन में रिवर्स पूरा मूवमेंट होता हुआ दिख रहा। आज फिर से ये स्टॉक का जबरदस्त तेज गिरावट दिखाता हुआ लगभग 18-19% नीचे इस वक्त हो चुका है। तो ये स्टॉक है जो एक्शन में है नेगेटिव साइड पर आज के सेशन में। एक और स्टॉक पीवीआर, जो कल आपने देखा डीएलएफ के डीटी सिनेमा को खरीदे हैं इन्होंने 500 करोड़ में, आज स्टॉक में फिर से मार पड़ती हुई दिख रही है। 3% का नुकसान पीवीआर में भी इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। 500 करोड़ की बाइंग है, और वो भी एक इस वक्त का रुझान दिख रहा है। तो एक और स्टॉक टोरेंट पावर, जहां पर यहाँ पर खबरें जो आ रही कि शेयर होल्डर्स इनके मर्जर प्लान को मंजूरी दे दी है, जो ग्रुप कंपनियों को इनके साथ मर्जर किया जा रहा था। 3% ऊपर है टोरेंट पावर का स्टॉक। और चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूं आपसे, रजत, क्या करना चाहिए इस शेयर में? देखिए, टोरेंट पावर अभी अपना 200 डे को 156 के आसपास से तोड़ने के बाद में नीचे आया था 145 का भी लेवल टेस्ट करके फिर एक बार उछलने का चेष्टा तो किया है, लेकिन आई डोंट सी मच स्ट्रेंथ इन दिस जब तक ये 156 वो जो 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल है 156 से 160 के बीच में, इसमें काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी पहले भी दिखाया, उसमें इस वक्त भी तो फिर से सप्लाई आने की पॉसिबिलिटीज है। बट कोई अगर इंट्राडे ट्रेड लेना चाहता है तो अलग बात है, वो इंट्राडे ट्रेड में 156 तक उम्मीद करके लेता है, तो दैट्स ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। ओके, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी होता हुआ, नैल्को 6-6.5% की मजबूती है। क्रेडिट स्विस ने कवरेज इनिशिएट करा है और आउट परफॉर्मर की रेटिंग के साथ 57 के टारगेट्स इवेंचुअली वो मानते हैं। इसलिए स्टॉक आप दिन के हाईस के आसपास इस समय कामकाज होता हुआ। लेकिन संदीप, एक स्टॉक जो आज फिर से फोकस में रहेगा, हम हाईलाइट भी कर रहे थे, जेएसपीएल का क्या करना चाहिए? 103 के आसपास के लेवल्स पे लंबी अवधि के लिहाज से कोई नजरिया बनता है क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू आपको क्या नजर आती है इस स्टॉक की? मैंने तो हर
भाव पे इसको सेल ही रेकमेंड किया है, आप ही के चैनल पे किया। और मेरे को ऐसा लगता है कि जहां पे इतने पॉलिटिकल इश्यूज आ जाए, ठीक है कई लोग बॉटम फिशिंग करते हैं और कई लोग कॉन्ट्रारियन अप्रोच लेते हैं, बट मेरी राय में क्या है कि इन टाइप के अप्रोच में अपने आप पे कई बार कुल्हाड़ी लग जाती है, तो अननेसेसरली इनमें नहीं घुसे, नया निवेश तो करना ही नहीं है। और अगर जो भी निवेशित हैं उनको भी मैं यही कहूंगा कि जहां पे उछाल है वहां पे निकल जाए, ज्यादा बेहतर है। इतने पॉलिटिकल विवादों में फंसी हुई कंपनी और जनरली इन टाइप के स्टॉक से दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। सिद्धार्थ, मिडकैप फार्मा स्टॉक्स वायदा कारोबार में स्ट्राइड्स, वोकहार्ट, ग्लेनमार्क, ये सारे के सारे मजबूत है, पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 1 से 2% की तेजी यहां पर दिख रही है। कोई स्टॉक है आपके रडार पर खरीदारी या बिकवाली का मौका? नहीं अनिल जी, मैं मिड कैप में, ये मार्केट में मिड कैप में वैसे ही बाइंग नहीं हो रही है, और फार्मा में मुझे लगता है कि एक करेक्शन चल रहा है बारिंग सम ऑफ दी लार्ज कैप्स। उसके बीच में मैं अगर 1 या 2 दिन की अगर मिड कैप स्टॉक्स में फार्मा सेक्टर में अगर उछाल दिख रहा है तो मैं उसमें लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। अच्छा सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो टायर कंपनीज हैं, सीएट, अपोलो, बहुत तगड़ा बिल्डअप, शॉर्ट साइड पे बिल्डअप होता हुआ नजर आया था, अचानक हमने देखा परसों तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई। क्या हो रहा है इन स्टॉक्स में, किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं? यू आंसर्ड इट योरसेल्फ कि इसमें क्योंकि अब वापस बाउंस आना शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से सीएट तो आज 1.5% के आसपास का उछाल दिखा रहा है, कल भी संभलता हुआ नजर आया था। को छोड़ के सब ऊपर है। हाँ नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर ऑटो कंपनीज, बारिंग मारुति अगर प्रॉब्लम में है, टाटा मोटर्स हो गए या दूसरी कंपनीज हो गई इसमें, तो ऑटो एंसिलरीज में अगर आप देखो कि सिर्फ टायर कंपनीज नहीं, दूसरी भी एंसिलरी कंपनीज है, उसमें बहुत सारा शॉर्ट पोजीशंस बना है, काफी ओवर ओन्ड स्पेस है। अगर आप कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट को पूछो कि या फंड मैनेजर को पूछो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो कहती है, और उसके साथ ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनीज के भी नाम आ जाते हैं, तो काफी ओवर ऑन स्पेस है। और जब हम देख रहे हैं कि एक मार्केट में डिसइंटरेस्ट है एफआईएस का, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे भी फ्यूचर्स में तो शॉर्ट पोजीशंस बनी रही है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी सारा कैश बेस्ड सेलिंग भी इन काउंटर्स में हो रहा है। तो अगर 1-2 दिन अगेन, जैसे मैंने फार्मा सेक्टर के मिड कैप स्टॉक्स के लिए भी कहा, तो वैसे ही मैं इन मिड कैप स्टॉक्स में भी क्योंकि 1-2 दिन की रैली हो रही है, मैं इसमें लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। इनफैक्ट ये सेल ऑन राइज स्टॉक्स है, लेकिन अगेन एक रिटेल निवेशक को मिड कैप स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाना ये भी एडवाइजेबल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कैश मार्केट में इसको खरीदने की कोशिश कर रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको बेटर लेवल्स मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त इन सारे शेयरों पर। और इस बीच देखिए आप सुराना सोलर का स्टॉक 20% के लोअर सर्किट पर लग गया, 5.25 लाख शेयरों का कारोबार एनएसए पर हो चुका है, तो वॉल्यूम्स लोअर सर्किट पर अब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहां पर गिरावट होती दिख रही है। और नेल्को की बात आशीष आपने की, ये स्टॉक अब 8% ऊपर हो चुका है। नेल्को के चार्ट्स देखकर बताएं, जो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है 57 रुपए के लक्ष्य के साथ, रजत क्या और अपसाइड बाकी है चार्ट्स पर? इसमें क्या कोई बड़ा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है? ये नेशनल एल्युमिनियम का बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही। देखिए नेशनल एल्युमिनियम तो कल तक एक डाउन ट्रेंड में था, आज जो बाउंस दिखा रहा है वो मूविंग एवरेज स्ट्रेच्ड होते हुए और ये जो खबर आए हैं उसके चलते हो रहा है। बट इन माय व्यू 45 डिसाइसिवली क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 13 डे मूविंग एवरेज है, उसको पार करके अगर चले तो एक बार 4950 तक जा सकता है। और 4950 में 90 डे 200 डे ये सब ढेर सारे मूविंग एवरेजेस है। और मैं इसको ज्यादातर इसलिए मानता हूं कि नेशनल एल्युमिनियम मतलब नल्को इन दिनों में एटलीस्ट इन 2015 90 डे 200 डे को सक्सेसफुली 4-5 बार अटेम्प्ट लेने के बावजूद भी पार नहीं किया। अगर कोई एफआईआई उसको बाई रेटिंग देके ऊपर ले जा पाता है तो बहुत बढ़िया है। संदीप, 2 स्टॉक्स हैं, एक तो सन टीवी जिसने बहुत तगड़ा प्रेशर दिखाया था, इसमें भी वही रेगुलेटरी ओवरहैंग है और तगड़ा रेगुलेटरी ओवरहैंग है कि इन लेवल्स के आसपास आपने क्या रिकमेंड करा, इससे भी क्या जेएसपीएल की तरह एग्जिट करने की सलाह होगी हर लेवल्स पर? और दूसरा स्टॉक जो अपने रिसेंट हाई से अट्रैक्टिव कंपनी थी बाटा, हालांकि नंबर्स ऑफ लेट बड़े कमजोर रहे लेकिन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1500 के लेवल्स की कंपनी 1000 के आसपास कामकाज कर रही है। बाटा को कैसे आप रेट कर रहे हैं, इस पे क्या रणनीति होगी? देखिए पहले तो मैं सन टीवी के बारे में कहूंगा कि डेफिनेटली मैं यही राय दूंगा कि जहां पे भी ये स्टेबलाइज हो जाए प्राइसेस तो वहां पे एग्जिट की राय दूंगा, क्योंकि अगेन जेएसपीएल वाली स्टोरी है, इतने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड कंपनीज है, इनसे दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। और अगर बाटा की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बाटा इज स्टिल अ गुड बेट, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अच्छे हैं, अपने लोज से हार्डली 5-10% ऊपर है, और जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए।
ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इस स्टॉक पर। लेकिन वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजत, सिद्धार्थ और संदीप, हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार और सारे स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। 100 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 25 अंकों की, 8,150 पर सेटल होता हुआ निफ्टी और 27,000 के बेहद करीब है सेंसेक्स। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त जो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए वो यही कि क्या बाजार में अब फिर से खरीदारी का वक्त आ चुका है या फिर अभी भी वक्त लगेगा मूड माहौल सुधरने में और तेजी बनने में। क्या हो बाजार में आपकी रणनीति और कहाँ है आपके निवेश के मौके, ये बताएंगे हमें देश के दिग्गज ब्रोकरेज हाउस एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड निश्चल माहेश्वरी इस छोटे से ब्रेक के बाद। मजबूती के साथ बाजारों में कारोबार 8,150 के आसपास है। निफ्टी और सेंसेक्स में मजबूती दिखेगी आपको 80 अंकों की इस वक्त, यानी कि खरीदारी का माहौल अब भी बरकरार है और 1/4% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार होता दिखा। लेकिन सुबह से जो हम कह रहे थे कि एक्शन अब आपको शिफ्ट होता दिखेगा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। देखिए मिड कैप इंडेक्स लगभग 5% के आसपास की मजबूती दिखा था, वो आपको इस वक्त नजर आएगा 0.5% से ज्यादा मजबूत है। स्मॉल कैप शेयरों में भी उसी तरह का तेजी का रुझान 5% के आसपास की तेजी। तो ब्रॉडर मार्केट ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत आपको नजर आएंगे। 800 से ज्यादा शेयर पॉजिटिव और 300 शेयर कमजोर है। बैंक निफ्टी में 1/4% के आसपास की मजबूती इस वक्त आपको दिखेगी। यह है इस वक्त के बाजार का हाल। लेकिन बाजार में 7 दिनों की कमजोरी के बाद कल थोड़ी सी गिरावट थमती नजर आई है, एक रिकवरी दिखी है। बाजार का डायरेक्शन आगे क्या रहेगा और कहां आपके लिए निवेश के मौके बन सकते हैं, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ देश के दिग्गज डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस एडलवाइज फाइनेंशियल के रिसर्च हेड निश्चल माहेश्वरी जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निश्चल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या लग रहा है बाजार का मूड माहौल देखकर, क्या सिर्फ यही ट्रेडिंग रेंज में बाजार रहना है या फिर ये 8,000 और इसके आसपास के लेवल्स अच्छे हैं निवेश करने के लिए? आज से बाजार के डायरेक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ अनिल जी, जहां तक वैल्यूएशन लगते हैं तो 8,000 के करीब आई थिंक वैल्यूएशन तो पॉजिटिव है। आपको जरूर निवेश करना चाहिए। मे बी 100-200 पॉइंट 8,000 के नीचे और जा सकता है। पर जहां तक टाइम लगता है अनिल जी, टाइम मुझे और लगता है कि बाजार यहीं पर ट्रेडिंग रेंज में बना रहेगा कम से कम 1 से 2 क्वार्टर। एक तो मानसून का आउटलुक है, दूसरा इंटरनेशनल चाइना का जो फैक्टर अभी कल डिले हो गया है वो तो जरूर वापस आज न कल फिर आने वाला है, और तीसरा इंटरेस्ट रेट जो यूएस का इंक्रीज होगा वो भी एक बड़ा फैक्टर धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें अपने को अभी बाजार को इसी ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज में रखेंगे 8,000-8,500 के बीच में। तो ऐसे में निश्चल जी ये बताएं कि फिर आप जब कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 क्वार्टर और बाजार ट्रेडिंग रेंज में रहेगा, क्या ब्रॉडली रेंज आप मानकर चल रहे हैं या जिसमें आपको लगता है कि बाजार वक्त बिताएगा और उस लिहाज से फिर अपनी रणनीति बनानी चाहिए? आई थिंक नीचे में 77-78 जा सकता है बाजार और ऊपर में 8,500 तक। तो ये 500-700 पॉइंट का रेंज बना रहेगा बाजार में एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर के लिए। और उन 2 क्वार्टर के बाद फिर तेजी के ट्रिगर्स क्या होंगे? क्या कंपनियों की कमाई में इंप्रूवमेंट दिखेगा तो ही तेजी होगी या फिर कुछ मैक्रो फैक्टर्स आपके रडार पर हैं? आई थिंक मैक्रो फैक्टर्स तो डेफिनेटली रडार पे रखने चाहिए। तो एक इंटरेस्ट रेट कट का जो हमने था वो 1/4% हो गया है, और अगर मॉनसून ठीक रहा या कि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने अच्छा मैनेज किया तो डेफिनेटली लगता है कि अगस्त या उसके आगे वाले मॉनेटरी पॉलिसी में और कट करने के लिए गवर्नर साहब जरूर देखेंगे। तो एक तो वो एक आउटलुक है। दूसरा जो हाई डेटा पॉइंट हैं शॉर्टर रेंज पे वो जरूर देखे जा सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर बुक है या कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। ये सब चीजें जरूर फॉलो हम लोग करते हैं बहुत क्लोजली, और चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ है, आईपी नंबर है, सो ये सब चीजें हम लोग क्लोजली फॉलो करते रहते हैं और ये सब चीजें जरूर देखनी चाहिए बिफोर यू टेक अ कॉल। अर्निंग्स तो मेरे हिसाब से अभी भी 3rd या 4th क्वार्टर के पहले तो अर्निंग्स नहीं आने वाली हैं। तो अर्निंग्स में वक्त लगेगा, लेकिन
देख रहा हूँ कुछ मैक्रो फैक्टर्स बदलते हुए दिखते हैं, लेकिन इस बीच डोमेस्टिक फंड्स अच्छी खरीदारी कर रहे हैं निश्चय, वहीं एफआईज की तरफ से अब भी बिकवाली के आंकड़े हैं। फ्लोज आपको क्या लगता है किस वजह से नेगेटिव और कब तक सुधरते हुए दिखेंगे? खासतौर से मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी ब्रोकरेज फर्म एफआईज का सबसे ज्यादा कारोबार करती है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, तो उस लिहाज से एफआईज का मूड इस वक्त क्या बन रहा है भारतीय बाजारों पर? एफआईज का मूड थोड़ा सा लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सेंटिमेंटली डाउन है, और उसका रीजन इंडिया की एक तो अर्निंग्स का लास्ट 2 क्वार्टर का अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट है, आउटस्टैंड सामने मॉनसून खड़ा हुआ है, बिहार इलेक्शन है। आई थिंक ये 3-4 मेजर फैक्टर एफआईज के दिमाग में हैं, और उनका ये भी व्यू है कि मैक्रो का अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट दिखाना सिग्निफिकेंट नजर नहीं आया है। तो इसके लिए ग्रोथ कहाँ से आएगी, आई थिंक ये बड़े सवाल बने हुए हैं एफआईज के दिमाग में। सेकेंडली जो चाइना ने लास्ट 1-1.5 साल में अच्छी तेजी दिखाई है, और अगर आप देखेंगे तो 3-4 साल से सारे एफआईज चाइना में अंडरवेट रहे हैं, पर अब वो जो चाइना ने 1.5 साल से स्टॉक मार्केट उनका ऊपर बना हुआ है, तो वो अब सारे के सारे एफआईज अब प्रेशर में आ गए हैं, तो उनको चाइना डेफिनेटली कुछ नहीं तो कम से कम इक्वलेंट वेट तो जरूर करना पड़ेगा अगर ओवरवेट नहीं भी होते हैं तो ये आई थिंक एक बड़ा प्रेशर बना हुआ है एफआईज के ऊपर। तो उस पे मे बी हमारे यहाँ से आउटफ्लो नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली इनफ्लो इतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे जो हमने लास्ट ईयर देखे थे। ओके, तो फिलहाल थोड़े से खरीदारी में धीमापन आता हुआ दिख सकता है, भले ही बिकवाली बढ़ी ना हो, लेकिन कुछ सेक्टर स्टॉक्स जो एक्शन में है उन पर आपसे राय लेना चाहता हूं। पहला है एफएमसीजी का, जिस तरह से हमने देखा नेस्ले इस पूरी तरह से विवादों में गिरा, उसके बाद आईटीसी लीवर के प्रोडक्ट भी अब थोड़े से रेडार पर आते हुए दिख रहे हैं। क्या लग रहा है इस स्पेस में, क्या ये सारी बुरी खबरें डिस्काउंट हो चुकी है, खरीदारी के मौके हैं, या फिर आप अभी भी अवॉइड करेंगे? नहीं, मेरे को जैसे लगता है कि नेस्ले 5500 पहुंच गया था तो डेफिनेटली वो खरीदारी का मौका है। अगर इधर भी चाहे आईटीसी है, लीवर है, इन सब के प्रोडक्ट्स में अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो मुझे लगता है कि जरूर वो सब इन्वेस्टमेंट के ही एवेन्यूज मौके रहेंगे, क्योंकि एमएनसी के जहां तक प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड है हमें लगता नहीं कि इतना मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम नजर आएगी। तो ये आई थिंक ये शॉर्ट टर्म एबरेशंस हैं जो आई थिंक गवर्नमेंट के मेथड्स और एमएनसी के मेथड्स एक बार अलाइन हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी। और आई थिंक ये जो फॉल हुआ है 15%, चाहे नेस्ले गिरा है, चाहे अगर कोई और कंपनी कल आती है, तो आई थिंक वहां सब में एक अपॉर्चुनिटी है लेने की। ओके, टू व्हीलर स्टॉक्स फिर से एक्शन में थोड़े आते दिख रहे हैं, हीरो, बजाज, टीवीएस। क्या लगता है आपको, क्या डिमांड थोड़े बढ़ने के संकेत हैं कहीं पर इस स्पेस में? वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं या फिर यहां दूर रहेंगे, और यदि खरीदना चाहते हैं तो फिर क्या पसंद है आपको? आप देखें ऑटोपैक पूरा अच्छा, काफी अच्छा किया है ऑटोपैक ने पूरे लास्ट ईयर 1 साल में अच्छा खासा ग्रोथ आया है, स्पेशली ऑन द स्टॉक मार्केट तो अच्छा परफॉर्म किया है। पर अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर एक वो दोनों ही, चाहे वो हीरो है चाहे बजाज है, दोनों बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर है, तो उसकी वजह से दोनों ने अंडर परफॉर्म किया है। और वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, चाहे बजाज है चाहे हीरो है, दोनों ही काफी अट्रैक्टिव लगते हैं ये वैल्यूएशन पे। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस पे डेफिनेटली हीरो मोटर मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है बजाज से, क्योंकि वहाँ मार्जिन का इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप है और हीरो ने अपना मार्केट शेयर अच्छी तरह डिफेंड किया है। तो आई थिंक और दोनों ही स्टॉक अगर देखेंगे तो 12-13 टाइम मिल रहे हैं FY17 के नंबर पे, और ROE ROC काफी अच्छी हैं, तो दोनों ही स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। क्या कैपिटल गुड शेयर भी अट्रैक्टिव नजर आते हैं आपको L&T भेल जैसे शेयरों में, या फिर मिड कैप स्पेस में वोल्टास, क्रॉम्पटन? क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर कोई इकोनॉमिक रिकवरी के संकेतों के चलते खरीदारी करेंगे या फिर अभी वक्त है? आई थिंक इकोनॉमिक संकेतों के चलते तो मुझे नहीं लगता है कि कोई खास ऐसा उनमें कोई रिकवरी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी कोई बड़ा कैपेक्स होने की कहीं के भी आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इंडस्ट्रियल कैपेक्स देखेंगे तो वो 5 ईयर लो पे है। गवर्नमेंट के पास ही खाली पैसा है, किसी के पास पैसा लगाने के लिए भी नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर को कैपेक्स करने की कोई डिमांड इतनी लो है तो कोई खास जरूरत नजर नहीं आती। तो आई थिंक कैपिटल गुड का अभी थोड़ा टाइम है, उससे पहले प्लेस EPC में ज्यादा अच्छे रहेंगे,
चाहे जहां पे वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आ रही है, चाहे रोड प्रोजेक्ट्स हैं और ये सब है, तो वो जरूर पहले खेले जा सकते हैं, उसके बाद ही आई थिंक कैपिटल गुड्स देखने चाहिए। कैपिटल गुड्स ऑलरेडी काफी रन अप हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कैपिटल गुड्स में ज्यादा अपसाइड दिखती है। बैंक्स क्या वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव हैं पीएसयू बैंक्स, या फिर अभी भी दिक्कतें हैं और डाउनसाइड रिस्क है? खरीदेंगे या फिर इंतजार करना चाहते हैं? और अगर बैंक्स में खरीदना है तो फिर क्या खरीदेंगे आप? बैंक्स में अभी मैं प्राइवेट सेक्टर ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि क्या है कि मार्केट शेयर कंटिन्यूसली प्राइवेट सेक्टर को मिलता ही जाएगा, और वो मुझे लगता है कि कोई खास भी उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन में बड़ा ग्रोथ नहीं आ रहा है। 10 से 12% ज्यादा ग्रोथ कोई भी अज्यूम नहीं करता, पर जो पाई ग्रो कर रहा है वो है रिटेल लोन्स का, और रिटेल में प्राइवेट सेक्टर ही बड़ा है। तो जैसे जैसे वो मार्केट शेयर गेन करते जाएंगे, आप देखिए कि पीएसयू बैंक सब स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अभी भी 25 से 30% की ग्रोथ दिखाते हैं। तो ओवरऑल पाई ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट शेयर मूव हो रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही इन्वेस्ट करके रहना चाहिए। तो आपके अगर पसंद के मैं टॉप 3 सेक्टर पूछूं इस वक्त कौन से हैं? सो टॉप 3 सेक्टर्स में बेसिकली बैंकिंग, आईटी, ऑटो, और एक छोटा सेक्टर और जो हमें बहुत अच्छा लगता है वो अभी कोल। अच्छा, इस पर बताइए फिर। ये नई इंटरेस्टिंग चीज है। कोल मतलब कोल इंडिया पर आप बुलिश हैं? बिल्कुल, कोल इंडिया पे बुलिश हैं। कोल इंडिया के जो बाकी दूसरे छोटे कंपनी हैं जो कोल माइनिंग, कोल एक्सट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, चाहे वो सोलार इंडस्ट्रीज है, बालकृष्णा टायर्स है, या कि BEML है जो कि इक्विपमेंट सप्लाई करती है, ये सब पे हम पॉजिटिव हैं। तो पूरा का पूरा कोल माइनिंग एज अ सेक्टर हमको काफी अच्छा लगता है। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, और इस पर मैं किसी और दिन आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा कि ये कोल से जुड़े हुए दूसरे सेक्टर्स, दूसरे स्टॉक्स आपको क्यों इतनी ज्यादा पसंद है। BEML, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज की आपने बात की। लेकिन फिलहाल आज आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। निश्चल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे एडवाइस के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी, जो बता रहे हैं कि बाजार फिलहाल रेंज बाउंड रहेगा 7,800 से 8,500 अगली 2 तिमाहियों तक। लेकिन बाजार में काफी इंटरेस्टिंग मूव दिख रहा है। 8,000 के पास 2 बार बाजार गया है और वहां से रिकवरी देने की कोशिश की है, लेकिन क्या वाकई में 8,000 को बॉटम मानना ठीक है? क्या उससे नीचे की डाउनसाइड रिस्क अभी भी है? बाजार का मूड माहौल चार्ट्स पर कब सुधरेगा, कब तेजी के माहौल में आपको आना चाहिए? ये सारे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं, इनका जवाब लेंगे हम देश के दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। और बाजार में इस वक्त अगर आप देखें तो मजबूत शुरुआत होने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आती हुई दिख रही है। हालांकि हरे निशान में हम अब भी है सेंसेक्स और निफ्टी में, लेकिन देखना होगा आगे किस तरह का रुझान रहता है। मिड कैप इंडेक्स ½ % मजबूत है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इससे ज्यादा की तेजी इस वक्त आपको नजर आएगी। और वक्त है बाजार पर आगे की डायरेक्शन के बारे में जानने का, खासतौर से चार्ट्स पर क्या सिचुएशन बन रही, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मूव्स हमने देखे हैं बाजार में। 2 बार 8,000 के लेवल पर बाजार पहुंचा और दोनों बार वहां से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश हुई है, लेकिन क्या वाकई में वो लेवल सेफ है? क्या ये समझना ठीक है कि बॉटम बन गया है? यदि नहीं तो कितनी डाउनसाइड रिस्क और है, और यदि बन गया है तो कितनी अपसाइड बनेगी? ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी जी। सुदर्शन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। 8,000 2 बार टेस्ट हुआ है, रिकवरी की कोशिश, तीसरी बार क्या 8,000 या इसके नीचे जाने के संकेत दिख रहे हैं चार्ट पर? क्या कमजोरी अभी भी बरकरार, कहना ये ठीक होगा? जी नमस्कार। अभी तो ऐसा लगता है कि 8,000 का टेस्ट हुआ है, तो आप याद रखें 8,400 का भी 2-3 बार टेस्ट हुआ है। निफ्टी उसके ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, तो एक हम दायरे में है। और मुझे ऐसा समझ आता है कि 8,000 का जो टेस्ट हो रहा है वो बार बार होगा, और शायद हम इसको तोड़ के नीचे की तरफ ही जाएंगे। काफी बेयरिश पैटर्न्स निफ्टी पर बन रहे हैं, जो कि 8,000 का एक तरह का मेक और ब्रेक लेवल दिखा रहे हैं। तो 8,000 से हम वापस तो घूम रहे हैं, पर हर बार हम थोड़ा लोअर हाइस भी बनाते हैं, पिछली ऊंचाई तक पहुंचते नहीं हैं, और ये रिलीफ रैलीज दिखाई पड़ती है। 8,000 अगर टूट गया, और जो कि संभावना यही है कि टूटना चाहिए, तो हम एक तरह के मिनी बेयर मार्केट में प्रवेश करेंगे, और शायद आ चुके हैं, और काफी लोअर लेवल्स दिखते हैं। ओके, लेकिन ये बताएं कि
कब आप ये मानेंगे कि डाउन साइड रिस्क और नीचे खुलती हुई दिख रही? क्या वो 8,000 का लेवल तोड़ने के बाद होगी, और किस लेवल के ऊपर जाने के बाद आप ये कहेंगे कि करेक्शन पूरा हो चुका और हमने हमारा बुल रन फिर से शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि ये लेवल्स जरूरी होते हैं। 8450, 8450, 8450, यहां से निफ्टी बार बार नीचे आया है। अगर निफ्टी इसको क्रॉस करके क्लोज कर जाता है, यहां पर कुछ दिन तक टिक के रह जाता है इसके ऊपर, तो ये मानना ही पड़ेगा कि करेक्शन पूरा हो गया है। एक दायरा बना था और एक ट्रेडिंग रेंज से हम वापस ऊपर की तरफ आ गए हैं, और अगर करेक्शन पूरा हो गया है तो 8500 में भी खरीदना बनेगा, क्योंकि फिर हम शायद लाइफ टाइम न्यू हाई की तरफ ही जाएंगे। तो ये एक ट्रेड वहां बनता है। 8,000 का लेवल हम सबको दिख रहा है, ये मानना, और 8,000 अगर इस बार टूट गया तो आप ये मान के चलिए कि ये लंबी मंदी सामने दिखती है, और शायद इस पैटर्न का जो पैटर्न अभी बन रहा है उसका टारगेट 7,000 बनेगा। ओके, लंबी मंदी आप बोल रहे हैं 7,000 का टारगेट, और ये लंबी मंदी क्या टाइम साइकिल पर भी हो सकती है या सिर्फ प्राइस करेक्शन होगा? नहीं, दोनों ही होना चाहिए। माने हम लोग यही आशा करेंगे कि इतना बड़ा करेक्शन जल्दी ना हो, तब तो बाजार में अफरा तफरी मच जाएगी। तो शायद दिसंबर या अगले फरवरी बजट के पहले तक का टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन, इस समय तो दोनों दिखाई पड़ रहा है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर 8,000 का लेवल टूट जाए, उसके नीचे हम क्लोज देते हुए दिखें, टिकते हुए नजर आए, तो फिर एक बार की अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना ठीक है? नहीं, लॉन्ग पोजीशन तो अभी भी नहीं रखना चाहिए। केवल इंट्राडे लॉन्ग रखिए। जैसे कल और आज के लिए सलाह ये थी कि आप इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन रखिए। लॉन्ग पोजीशन रखने में कोई मतलब नहीं है। 8500 में लॉन्ग होके 9,500 तक जाना सही है, यहां लॉन्ग होके स्टॉप आउट होने में कोई फायदा नहीं है। ओके, 8450 आपने अहम लेवल बताया उसके ऊपर की तरफ का, उसके पार निकल गए, टिक गए, ऐसे में फिर तेजी कितनी बनेगी? नहीं, तेजी तो लाइफ टाइम न्यू हाइस बनने चाहिए, फिर मुझे नहीं लगता है कि हम रुकेंगे, कहीं भी जा सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में इसके चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं, और यहां पर क्या आपकी रणनीति है? नहीं, बैंक निफ्टी देखिए यूं अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर अगर हम अगले 8 महीनों का रुख देखें तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी शायद अंडर परफॉर्म ना करे, निफ्टी के बराबर चले या हल्का सा आउट परफॉर्म करे। पर इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर निफ्टी का रुख 7,000 होगा तो बैंक निफ्टी भी 16,000, 15,500 का रुख बनाएगा। तो ये केवल रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात है, अपने आप बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। ओके, ये बताएं कि आप फिर इस सिचुएशन में, अब जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, फिर निफ्टी को नीचे गिराने के लिए कौन से सेक्टर्स की तरफ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या यूं पूछूं कि कौन से सेक्टर्स आपको ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं? तो निफ्टी को गिराएंगे अक्रॉस द बोर्ड। जो सेक्टर सबसे ज्यादा चले थे और अगले बुल रन में भी वही चलेंगे, अगले लेग में फार्मा, आईटी, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स, ये तीनों ही मंदी की तरफ जाएंगे। ये इनमें से कोई बचेगा नहीं। फार्मा भी टॉप आउट करता दिखता है। ओके, फार्मा, बैंक्स, यहां पर मंदी ज्यादा होगी, लेकिन क्या कंपैरेटिवली कोई सेक्टर आपको थोड़ा बेहतर दिख रहा है, कम कमजोर या मजबूत भी दिख रहा है? वो अनिल जी आप भी जानते हैं, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना, ये अपना रुख खुद बनाए हुए है। ये कहीं भी इनके चार्ट्स में मंदी नहीं है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आज चेन्नई पेट्रो इतना सुंदर चार्ट पैटर्न बना के निकल रहा है। ये क्या कर रहे हैं ये आप ज्यादा समझेंगे, पर यहाँ पर तेजी रखती है। लेकिन ऐसे में एक और स्टॉक ऐसा ही है सुदर्शन जी, जो मंदी के संकेत बिल्कुल नहीं दे रहा है, और सरकारी कंपनियों में है कोल इंडिया। क्या ये स्टॉक निवेशकों के लिए खरीदने लायक है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी भूल रह गई, बल्कि आपने सही कहा है, कोल इंडिया बिल्कुल खरीदने लायक है। और इसके मैं अभी आपका इंटरव्यू सुन रहा था कि इसकी एंसिलरी कंपनीज, एंसिलरी माने सपोर्टिंग कंपनीज है, वो देखिए वो आप समझ के खरीदें, पर कोल इंडिया बिना समझे भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा कोई स्टॉक और आपके रडार पर हैं दिग्गजों में, जहां आपको लगता है कि गिरावट में निवेश के मौके बनेंगे, उन पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, इनमें से ना एक रिलायंस है जो अपने आप में एक सेक्टर है, नहीं माने कहीं किसी सेक्टर में वो आता नहीं है। रिलायंस में वही पैटर्न बन रहे हैं जो हिंद लीवर में बने थे। 10 साल तक लीवर ट्रेडिंग रेंज में था, फिर वो 300 से निकला तो 1000 में पहुंचा। अब रिलायंस में ये पैटर्न, तो निवेशकों के पास रिलायंस पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये मैं नहीं कह पा रहा हूं कि ये कब ब्रेकआउट करेगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो रिलायंस ऊपर जाएगा नहीं, पर ये आपको हर डिप पर खरीदना चाहिए। ओके, यहां पर खरीदारी करने की राय, लेकिन एक डिस्क्लोजर भी देना जरूरी। जो चैनल सीएनबीसी आवाज इस वक्त आप देख रहे हैं वो इसी कंपनी का हिस्सा है, ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। शुक्रिया सुदर्शन जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर और सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अब वक्त है
ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपके सामने लाने का जो कि इस कमजोर बाजार में आपको निवेश के बेहतरीन मौके दे रहा है। मॉनसून सेल में बंपर शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डेस्टी मनी सिक्योरिटीज के सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, पहला स्टॉक जो आप पोर्टफोलियो में खरीदारी करने की राय देंगे? डालमिया भारत सीमेंट क्षेत्र में बहुत ही अच्छी कंपनी है और सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और इन पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वैल्यू रियलाइजेशन ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में अच्छा है और कंटिन्यूअसली डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोगों को लगता है कि डालमिया भारत का बहुत अच्छा रियलाइजेशन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। इनका जो बैलेंस शीट, जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रहा है और जो कैपेक्स का जो रिक्वायरमेंट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले क्वार्टर्स में इनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। हम लोगों को लगता है कि 700 रुपया तक इसका प्राइस करीब 1 साल के अंदर जा सकता है। तो ये है पहला स्टॉक डालमिया भारत, जहां पर खरीदारी करने की राय यहां पर आती हुई दिख रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। 700 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक आप देखिए 3.5% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ आज के सेशन में डालमिया भारत सीमेंट कंपनी जहां पर बुलिश है सुदीप। लेकिन सुदीप बताइए, अगला स्टॉक कौन सा है आपकी लिस्ट में जहां पर आपको निवेश का बेहतरीन मौका दिखता है इस बाजार में? महिंद्रा सीआई, इस कंपनी में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मर्जर स्कीम इम्प्लीमेंट किया है और वो मर्जर स्कीम कंप्लीट हो गया है। कंपेरेबल कंपनी भारत फोर्ज के कंपैरिजन में रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। हम लोगों को लगता है कि इस कंसोलिडेटेड कंपनी का आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और प्राइस करंट लेवल से करीब 250 रुपया तक जाने की संभावना 6 से 9 महीने के अंदर है। तो करंट लेवल पे महिंद्रा सीआई में खरीदारी करने की सलाह हम निवेशक को जरूर देंगे। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर महिंद्रा सीआई में 6 से 9 महीने के लिए लक्ष्य आप रखें 250 रुपए का। महिंद्रा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी जहां पर आपके लिए मौका बन सकता है तेजी का। स्टॉक अच्छे एक्शन में 3% से ज्यादा की तेजी आज के सेशन में दिखाता हुआ। शुक्रिया सुदीप आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर ये 2 बेहतरीन मॉनसून सेल में बम्पर स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बाजार यहां पर तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में 50 अंकों की मजबूती, 10 अंकों पर निफ्टी और गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, लेकिन मिड कैप शेयरों ने आज मोर्चा संभाला है तेजी की तरफ। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो। सौदा आपका, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।